हेलो बच्चों, मैं हूं अनिरुद्ध सर और आप देख रहे हैं एंजल जे क्लासेस का ये चैनल, जिसमें आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। क्योंकि आगे आप अगर परस्यू करते हैं 11 या 12 में, तो ये इसी पे डिपेंड करेगा टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ओम्स लॉ देख रहे हैं आप, क्या किसको कहते हैं ओम्स लॉ? कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to a resistance directly proportional to potential difference across the conductor is directly proportional to potential difference across the conductor। ठीक है, is directly proportional to potential difference across the conductor। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आप देखे होंगे, जैसे सपोज करते हैं कि ये आपका कंडक्टर, ठीक है, ये आपका क्या है? कंडक्टर। और इसके अक्रॉस अगर मैंने सपोज करते हैं कि एक सेल लगा, ठीक है, ये 1 वोल्ट का सेल लगाया, तो इसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो। अगर यहां पे सपोज करते हैं कि इसमें एक और सेल लगा देते हैं, तो इसमें जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस और भी ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर का करंट होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर का। एक और 1 वोल्ट लगा दी। अगर सपोज करते हैं यहीं पे इसी कंडक्टर के बीच में हम और बड़ा सा सेल लगा दिए, बहुत ज्यादा पावरफुल सेल लगा दिए, तो देखेंगे कि इसमें करंट और भी क्या हो जाएगा? ये 20 वोल्ट का लगाएंगे तो इसमें करंट भी जो हो जाएगा 20 वोल्ट के अप्रॉक्स। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस हम जो है इस कंडक्टर के बीच में बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो है करंट जो है वो इंक्रीज करते जाए। आई बात समझ में? जैसा कि आप घर में भी देखे होंगे कि कोई छोटा बैटरी यूज कर रहे हो, फिर अचानक से बड़ा बैटरी अब यदि आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो आप देखते हैं करंट जो है वो क्या होगा? ज्यादा फ्लो करने लगे। अगर यहां पे इस सर्किट में कहीं भी आप एमीटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एमीटर। तो एमीटर का रीडिंग इस सर्किट से कहीं ज्यादा आने लगे। यानी कहने का मतलब जो है कि कार्य वोल्टेज यानी पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा होगा उसके इंड के क्रॉस, उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट मतलब क्या होता है? धारा। यानी धारा जो है कब तेज होगा? जैसे अगर हम वाटर करंट की बात करें, तो जितना ज्यादा अल्टीट्यूड का डिफरेंस होगा, जैसे मान लो ये हाइट पे है और ये साइड पे हमको लाना है, तो यहां से जैसे कोई टैंक रखा हुआ है और एक पाइप के सहारे हमको इस टैंक में वाटर ले जाना, ठीक है, ये पाइप के थ्रू। तो देखो इसके बीच में अगर अल्टीट्यूड ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे अल्टीट्यूड कम है और इसमें हम लोगों ने पाइप जोड़ दिया, ठीक है, तो यहां पे जो होगा ये इसके रेस्पेक्ट में करंट जो होगा वो क्या होगा? वाटर करंट कम होगा। यानी कहने का मतलब वहां यहां पे अल्टीट्यूड का डिफरेंस होता है और इधर किसका डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? यानी कहने मतलब हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू I इंटू R, जहां R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको R को आप कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, और R क्या हो गया? रेसिस्टेंस। और I क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? समझ में आ रही बात? लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना है कि ये वैलिड होगा जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे।
यानी फिजिकल कंडीशन सेम रखेंगे, टेम्परेचर सेम होगा, तो आपका वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि यह सिर्फ ओमिक रेसिस्टेंस के लिए होता है। ओमिक रेसिस्टेंस किसको बोल रहे हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, वैसे रेसिस्टेंस को आप ओमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे कोई मेटल वगैरह जो है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, या जो भी मेटल का कंडक्टर है उसमें आप ये फॉलो करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए ये वैलिड नहीं। तो ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द ओमिक रेसिस्टेंस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसमें सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो वर्ड है, नाम से वाकिफ है, ये रेसिस्ट करे, अपोज करे। किसको अपोज करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। रेसिस्टेंस किसी भी प्रॉपर्टी का वो सबस्टांस है जो उसके द्वारा करंट फ्लो करने से रोकता है। रेसिस्टेंस किसी भी सबस्टांस का वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने से क्या करता है? रोकता है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस। रेसिस्टेंस is the properties of substance which oppose the flow of electric current। ठीक है, समझ आ रही बच्चों? देखो, रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि ये रेसिस्ट करेगा। किसको रेसिस्ट करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे जैसे हमने अभी पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। और इसका सिंबल कैसा होता है? इस प्रकार। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए, अगर 1 ओम का रेसिस्टेंस लेते हैं तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 एम्पीयर। तो यदि किसी कंडक्टर के थ्रू 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया जाए और उसमें 1 एम्पियर का करंट भी फ्लो करता है, तो हम कहेंगे उस रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस है, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। ठीक है, इट इज 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस by the resistance of the conductor when the potential difference is 1 volt applied across the end of the conductor and 1 ampere current flowing through it। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करने से, जैसे देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, और इसके अक्रॉस अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करते हैं और इसमें क्या हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा R इज इक्वल्स टू ये 1 ओम होगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा कि 1 ओम रेसिस्टेंस, डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? If potential drop is applied across the end of the conductor is 1 volt and 1 ampere current flowing through it, then it is said to be the resistance of conductor is 1 ohm। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस के बारे में और भी।
रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, फैक्टर्स affecting the resistance, ठीक है। देखो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, तो हम लोग याद रखेंगे। पहला क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा क्या है? दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और चौथा आपका है टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे डिपेंड करता है ये पैरामीटर्स पे, ठीक है। रेसिस्टेंस ये सब पैरामीटर्स पे किस प्रकार से डिपेंड करता है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, है ना। तो रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो रेसिस्टेंस जो होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। R is directly proportional to L, where L is the length of conductor। यानी कंडक्टर की लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है वो क्या करेगा? रेसिस्टेंस उसमें डेवलप होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर बैटरी यहां लगाए हैं और 1 किलोमीटर दूर जाकर के आप बल्ब जला रहे हैं तो बैटरी की खपत क्या होगा? ज्यादा होगा। करंट जो है वो क्या होगा? ज्यादा अपोज होगा। किसके द्वारा? रेसिस्टेंस के द्वारा। यानी रेसिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज करते जाएगा। दूसरा क्या करें? रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोल रहे हैं बच्चों? तो जैसे ये कंडक्टर आपका है, ठीक है, तो ये जो होगा ये पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी काटने के बाद, वायर को काटने के बाद ये जो एरिया होगा, यानी वायर की मोटाई आप कह सकते हो। वायर जितना मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस जो होगा उतना ही कम होगा। जैसे हम घर में देखते हैं कोई बड़े बड़े अप्लायंसेस का यूज करते हैं तो हम कहते हैं मोटा वायर लगाओ, ठीक है। मोटा वायर लगाओ, ये जलेगा नहीं। इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब है कि जितना मोटा वायर लगाएंगे उसमें है फ्लो आसानी से होगा, ठीक है, वो हीट कम करेगा। पतला वायर लगाएंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है। पतला वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटे वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कम होगा। उसमें करंट अपोज करने वाला ज्यादा होगा, यानी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और ये बर्न करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि घर में जो है मोटे मोटे वायर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से बचे, ठीक है। जैसे जैसे एरिया जो है इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका रेसिस्टेंस भी क्या करेगा? रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। एरिया डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। और रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टिविटी जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है किसी सबस्टांस का। जितना रेसिस्टिविटी कम होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा? उतना ही जो है वो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी कम है। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है।
अब देखिए यहां पे तीनों मिलाकर के क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रो एल अपॉन ए, जहां रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और एल क्या है, एल तो मैंने बताया था, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ रही बच्चों? यहां पे देखो बात पकड़ में आ रही है। ये क्या क्या रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे मेनली रूप से डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और किस पे, रेसिस्टिविटी। सबसे जो है रेसिस्टिविटी सबसे कम किसका होता है, तो हम जानते हैं कि सिल्वर का होता है, इसलिए सिल्वर जो होता है गुड कंडक्टर कहा जाता है। और इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, यानी उसमें रेसिस्टेंस भी इनफाइनाइट होगा और उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू उतना ही कम होगा, यानी वो रेसिस्ट कम करेगा, रेसिस्ट कम करेगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, है ना। तो समझ पा रहे हो आप लोग कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पे डिपेंड भी करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। साथ ही साथ चौथा जो पॉइंट है आपका है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में अलग होता है और सेमीकंडक्टर में अलग होता है। अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो टेम्परेचर के क्या होता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हम बात करें किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब इसके बीच में हम पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो इसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो ये ज्यादा भागना स्टार्ट करेगा और भागने के क्रम में इसमें फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और इसी के कारण से इसकी रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, जबकि सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कहने का मतलब आपका है कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, कंडक्टर में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है ये सेमीकंडक्टर में। किसमें होता है, सेमीकंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कंडक्टर में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। क्या देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस किस प्रकार से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखो मेनली रूप से दो टाइप का ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस होता है। पहला क्या है, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कब कहेंगे कि रेसिस्टेंस सीरीज में है और कब कहेंगे कि रेसिस्टेंस पैरेलल में, इसके बारे में हम लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, अगर किसी अगर जो है सभी रेसिस्टेंस में करंट चेंज नहीं करता यानी करंट सेम रहता है तब हम कहते हैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। द रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if the current
फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेसिस्टेंस आर सेम। देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि किसको हम लोग कहेंगे सीरीज में और किसको कहेंगे पैरेलल में। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने बैटरी अप्लाई की, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके क्रॉस मैंने बैटरी अप्लाई किया R1, R2 और R3। अगर इसमें जैसे करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू, अगर यहाँ पे क्या है I करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I करंट फ्लो करेगा और इसमें भी I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तब इसको आप कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? देखिए जब करंट सेम जा रहा है तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब यहां पे देखो जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तब इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो यहां पे जैसे इधर से करंट अगर I फ्लो करता है तो यहाँ पे I फ्लो करेगा, इसमें मान लो I1 जाता है, इसमें क्या जाएगा I2 करंट और इसमें क्या जाएगा I3 करंट, और टोटल मिला के कितना आउट होगा I। आप जान लोगे कि किसी भी सर्किट में जितना करंट इन करेगा उतना ही आउट होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जिसमें करंट कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जहां पे करंट जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको आप कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहां पे करंट जो है सेम होता है, ठीक है, तब उसको कहते हैं आप सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम